फिजिकल केमिस्ट्री के इस केमिकल काइनेटिक्स में आज के पार्ट 2 में सभी स्टूडेंट का मैं स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट हम लोग इस केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी किए थे रेट ऑफ रिएक्शन। जब हमने बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का अपना एक रेट होता है और उस रेट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है। हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात की थी, हमने रेट ऑफ अपीयरेंस की बात की थी। आई होप कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको बहुत अच्छा से प्रीवियस क्लास में समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज के क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हमने कहा था केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की उस ब्रांच को कहते हैं जहां हम लोग स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, साथ ही जो रेट ऑफ रिएक्शन को जो प्रभावित करते हैं वो सारे कारक यानी वो सारे फैक्टर्स। तो आज हम लोग फैक्टर्स पर थोड़ा बात करेंगे और उस फैक्टर्स में किसी एक फैक्टर पर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे जिसका नाम है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, यानी रिएक्शन रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन पर किस तरह डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है। इसी पर हम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोग को मिलेगा नेक्स्ट इसके बाद अगला जो टॉपिक रेट लॉ फॉर ए केमिकल रिएक्शन। तो आज के क्लास हम लोग इन सारे टॉपिक पर बात करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट हमने आपको लास्ट क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आप लोग को डिस्प्ले किया था। आई होप कि वो न्यूमेरिकल आप लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिए होंगे क्योंकि उसके सैंपल्स आप लोग को हम प्रीवियस क्लास में बनवा चुके थे। तो जरा देखिए अपना आंसर्स और अपने आंसर से मैच कर लीजिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको इसका आंसर सॉल्यूशन करने के बाद एक का आंसर 0.004 मोल पर लीटर पर मिनट मिलेगा और दूसरा का आंसर 0.002 मोल पर लीटर पर मिनट आपको मिलेगा। आई होप कि आपका ये आंसर मैच हो गया होगा और आपका आंसर सही होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था और इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप अपने सॉल्यूशन के साथ मैच कर लीजिए। हम आपको इसका पूरे सॉल्यूशन के साथ इसका आंसर आप लोग हम डिस्प्ले कर रहे हैं और अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। इसका आंसर आपको मिलेगा 4.5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए ये भी आप लोग का उम्मीद है कि आप लोग का सही होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है और थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग को मिलना चाहिए 1.25 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यदि आप तीनों क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे, आपका आंसर मैच हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आंसर मैच नहीं होगा तो हमारे प्रीवियस वीडियो को दोबारा देखिए और हमारे सैंपल्स को फिर से समझिए, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आप जा सकते हैं, आपके बुक में और भी क्वेश्चंस है और भी न्यूमेरिकल्स है और वो सारे न्यूमेरिकल्स भी हम चाहेंगे कि आप जरूर से जरूर बनाएं। चलिए इस उम्मीद के साथ आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, आखिर कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हम कहें कि ये जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो कई सारे फैक्टर से इफेक्टेड होता है। वो फैक्टर्स है नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, उसकी मॉलिक्यूल का नेचर कैसा, उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ कैसा है, साथ ही साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यानी वो कितनी उसकी मॉलरिटी है जो हमने रिएक्शन में ले रखा है रिएक्टेंट को। सेकेंड फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। बिल्कुल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। आप देखते होंगे कई सारे केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर को हम लोग यूज़ करते हैं और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका रिएक्शन रेट भी चेंज होता है। थर्ड फैक्टर हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि जिस सरफेस पर रिएक्शन हो रहा है उसका सरफेस एरिया क्या है। जैसे आप देखते होंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है तो कैटलिस्ट का सरफेस एरिया कैसा है, उसके आधार पर भी हमारा रिएक्शन रेट प्रभावित होता है। फोर्थ फैक्टर हमारा है रेडिएशन एंड कैटलिस्ट। रेडिएशन मतलब एज ए सनलाइट, कोई रिएक्शन सनलाइट पे हो जाता है, कोई रिएक्शन विदाउट सनलाइट पे भी होता है। तो रेडिएशन के अकॉर्डिंग हमारा रिएक्शन रेट किस तरह प्रभावित होता है और साथ ही कैटलिस्ट किस तरह रिएक्शन को रेट को प्रभावित करता है। ठीक है। और एक लास्ट फैक्टर स्टूडेंट है प्रेशर ऑफ गैस। गैस में जब हम प्रेशर देते हैं तो उस प्रेशर से उस गैस का जो रिएक्शन रेट है वो किस तरह प्रभावित होता है। तो हमने कुछ लिस्टिंग दिखाया, इतने सारे फैक्टर्स है जो हमारे रिएक्शन रेट को प्रभावित करता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उनमें से हम सबसे पहले फैक्टर की बात कर रहे हैं कि किस तरह रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन की वेरिएशन से उसके रिएक्शन रेट में क्या चेंजिंग आता है।
तो स्टूडेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट की बात करें तो हम लोग को यहाँ पढ़ना है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये नाम शायद 11th में पढ़े होंगे जरूर, इक्विलिब्रियम में आप इस टर्म को पढ़े होंगे और इसके बारे में कुछ बहुत याद होगा। चलिए कोई बात नहीं, याद नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको चलो बढ़िया बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है भाई? लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, मास एक्शन दैट मीन्स कि कोई भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है उसका मास कितना एक्टिव है, मतलब वो कितने रिएक्टेंट, उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, कितना उसका मास एक्टिव है और कितना मास इनएक्टिव है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में ये आवश्यक नहीं कि जितने भी रिएक्टेंट है वो 100% प्रोडक्ट को फॉर्म कर दे। कुछ प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं और कुछ प्रोडक्ट को फॉर्म नहीं करते। तो जो प्रोडक्ट को फॉर्म करे वो एक्टिव है और जो प्रोडक्ट को फॉर्म ना करे वो इनएक्टिव है। ओके, तो चलिए लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट को देखें। इस लॉ ऑफ मास एक्शन को रिलेट किए हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट दोनों के बीच में रिलेट करने वाले का नाम था C.M. गुलबर्ग एंड P. वॉल्स। C.M. गुलबर्ग और P. वॉल्स ने इस लॉ ऑफ मास एक्शन को दिया था और इस लॉ में इन्होंने कहा था कि एट ए constant temperature and pressure the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of the reactant each raised to power equal to the corresponding stoichiometric coefficient which appears in the balanced chemical equation। मतलब ये स्टूडेंट कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रिएक्शन रेट होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर और एक कांस्टेंट प्रेशर पर, यहाँ हमने टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कहा? कांस्टेंट कहा। और हमने यहाँ पर क्या किस चीज का वेरिएशन रखा? कॉन्सेंट्रेशन का। तो गुलबर्ग एंड वॉल्स का ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और साथ ही साथ जो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन के हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं उस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कितना का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एट लास्ट क्लास में हमने बात किया था, जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को रखते हैं जैसे 1, 2, उसका जो पावर रेज होगा, जितना उसका मोल होगा उतना उसका पावर रेज होगा, है ना। तो उसके प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के क्या होता है? उसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली समझे तब जाकर आपको क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर ए रिएक्शन, मान लिया जाए हमारा एक जनरल रिएक्शन है A प्लस B टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो भाई यहाँ देखिए A और B, ये स्मॉल a और स्मॉल b क्या आपको मालूम है? एज ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रिएक्शन रेट यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट यानी दोनों का गुणक। किसका गुणक? रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। आपको मालूम है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट जो हम लोग यूज करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो यूज A और B में किए हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन को एज ए मोलरिटी को जो हमने लिया है रिएक्शन में। तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन के क्या है स्टूडेंट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ इसका देखिए इसका पावर, A का पावर A और B का पावर B, ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हमने क्या कहा था? रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के एंड ईच रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। साथ ही साथ जिसका हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं रिएक्टेंट का उसका हम पावर भी यूज कर रहे हैं, क्या? उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यदि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होगा और यदि यहाँ 2 मोल है तो यहाँ पर 2 मोल होगा और यहाँ 3 मोल है तो 3 मोल होगा। जितना उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उतना उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी पावर में हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि हमारा गुलबर्ग एंड वॉल्स का ये ऑब्जर्वेशन कहता है, उनका एक्सपेरिमेंटल डाटा में उनको ये मिला कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का लिया जा रहा है उतना ही उसका रिएक्शन रेट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा? जो रिएक्शन स्लो हो रहा था वो जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ा दिए उसका रिएक्शन क्या हो गया? उसका रिएक्शन रेट फास्ट हो गया। तभी ना उन्होंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के और से साथ ईच रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हम किस लॉ की बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, नाउ हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएं तो एक कांस्टेंट टर्म यूज होगा, दिस इज द के, यानी कि और में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के A टू द पावर A और B टू द पावर B, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। हम क्या किए? इस प्रोपोर्शनल को हटा के के यूज किए। अब ये के क्या है स्टूडेंट? दिस के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इस के को हम लोग कहते हैं, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कहते हैं स्टूडेंट रेट कांस्टेंट। याद रखिएगा, इस के को हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट कह सकते हैं, इसे स्पीड कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या आप इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो चलिए थोड़ा हम लोग रेट कांस्टेंट के बारे में बात करें, यानी उस के बारे में बात करें जो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन में देखे थे।
तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हमने क्या देखा, के इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड इच रेज टू पावर ऑफ दैट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस के को हमने क्या कहा, रेट कांस्टेंट। तो इन द अबव एक्सप्रेशन के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज, यदि मान लिया जाए आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आ जाए कि डिफाइन रेट कांस्टेंट, तो आप इस रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जरा सोचिए, यदि रिएक्टेंट, प्रत्येक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को यूनिट लिया जाए या 1 मोल पर लीटर लिया जाए, ठीक है, तो बताइए क्या होगा। तो हमने कहा रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, एक खास ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जब व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन टू बी यूनिटी, यानी कि जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो, यूनिटी हो, यानी कि जब रेट इक्वल टू के तब होगा जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए और मोलर कॉन्सेंट्रेशन बी इक्वल टू कितना हो, 1 हो। यदि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा तो 1 इंटू 1 और जितना भी पावर हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में 1 पावर हो 2 पावर हो, यानी 1 का पावर जितना भी होगा वो 1 ही होगा, इसका भी बी का पावर जितना भी हो वो 1 ही होगा। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, के इंटू 1 यानी के हो जाएगा। तो यानी रिएक्शन रेट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्टली रेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे रेट इक्वल टू हम के लिखेंगे, यानी के मतलब रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट जो है वो रिएक्शन रेट के इक्वल हो जाता है कब, यदि उसका कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर कंडीशन पर क्या हो, यूनिटी हो। इसलिए हम कह रहे हैं रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, एक ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन टू बी यूनिटी, यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन जब लिया जाए क्या यूनिटी फॉर्म में, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही, उसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं उस केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ओके, नाउ अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट की क्या खासियत है, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए 1 बाय 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक पर बात करें। नंबर 1, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। सही बात है, यदि आपका के की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हैं रिएक्शन रेट इक्वल टू के इंटू मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट। यदि आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, इसका मतलब समझ जाइए उसका रिएक्शन रेट क्या है, फास्ट है। मान लो 2 केमिकल रिएक्शन है, दोनों का रेट कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग है, तो आप ये समझेंगे कि जिसकी रेट कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा है उसका रिएक्शन रेट भी क्या होगा स्टूडेंट, फास्ट होगा। यानी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, ईच रिएक्शन हैज ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्रत्येक का रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। हर केमिकल रिएक्शन का अपना एक रेट कांस्टेंट वैल्यू होता है, हर केमिकल रिएक्शन का अपना एक रेट कांस्टेंट वैल्यू होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। मान लो टेम्परेचर सेम है और रेट केमिकल रिएक्शन डिफरेंट है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगा। लेकिन मान लो यदि रिएक्शन सेम है और कंडीशन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंट है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि टेम्परेचर भी प्रभावित करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। यही थर्ड पॉइंट में लिखा है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर। यदि रिएक्शन भी सेम है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट है, तो टेम्परेचर डिफरेंट है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रिएक्शन सेम होने के बावजूद भी टेम्परेचर यदि डिफरेंट हो, टेम्परेचर यदि चेंज हो जाए, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया। और यदि रिएक्शन आपका मान लिया जाए अलग अलग भी है और टेम्परेचर यदि सेम है, तब भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन डिफरेंट टाइप के हैं। ओके, क्योंकि हर पर्टिकुलर रिएक्शन का अपना एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट क्लियर। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट में, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, डज नॉट, यहाँ एन छूट गया, आप लोग एन डालेंगे, डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। यानी कि रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो कभी भी आपके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेट जहां रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा वहां रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा उसी अकॉर्डिंग। और इस तरह के की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। मैंने क्या कहा, यदि आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा, लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम होगा। यानी कि आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते। चाहे ए आप 1 मोल पर लीटर लीजिए, बी आप 0.2 मोल पर लीटर लीजिए, या फिर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लीजिए, लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यू तब तक चेंज नहीं होगा जब तक टेम्परेचर को चेंज न किया जाए।
तो ये सारी प्रॉपर्टी थे, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक थे किसके, रेट कांस्टेंट को। समझ में आ गया? हमने क्या कहा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही। सेम रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट टेम्परेचर पर, प्रत्येक रिएक्शन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपना एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है, क्लियर। और हमने कहा कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट होता, उस पर डिपेंड नहीं करता, क्लियर है। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं रेट लॉ फॉर ए केमिकल रिएक्शन। जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट, यदि मैं बात करूं कि 2NO2 प्लस F2, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में लिया है 2, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ फॉर ए केमिकल रिएक्शन। अब हमें समझना है, अभी तुमने लॉ ऑफ मास एक्शन समझा जो पूरी तरह थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, नॉट एक्सपेरिमेंटल, लेकिन रेट लॉ फॉर ए केमिकल रिएक्शन जो है स्टूडेंट, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, यानी एक्सपेरिमेंटल पर ये स्टेटमेंट सामने आया है, ऑब्जर्वेशन सामने आया। क्या आया है, चलिए उन्हें बात करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट, ये हमारा कोई केमिकल रिएक्शन है, 2NO2 एज ए गैसियस फेज प्लस फ्लोरीन गैस टू फॉर्म 2NO2F एज ए गैसियस फेज। हम इसका यदि लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिएक्शन के लिए यूज करें तो द रेट एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इक्वल टू KNO2 टू द पावर 2, जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे ना, तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन NO2 टू द पावर 2 और F2 टू द पावर 1, राइट, दिस इज द रिएक्शन रेट। लेकिन क्या ये रिएक्शन रेट लिखना सही होगा स्टूडेंट? तो मेरा कहना होगा अभी तक तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार तो ये सही है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये तो आपका जो एक्सप्रेशन हमने जो लिखा रिएक्शन रेट का वो तो सही है, मगर ये एक्सप्रेशन रियली यदि कहा जाए तो ये गलत है, क्योंकि हमने अभी कहा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सपेरिमेंटल नहीं है, वो केवल हाइपोथेटिकल है, वो थ्योरेटिकल है, वो सही भी हो सकता है, ये सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए ये सही नहीं है। अब आप बोलोगे स्टूडेंट कि आखिर इस रिएक्शन के लिए सही क्यों नहीं है? चलिए मैं भी क्लियर करता हूं। एक्सपेरिमेंटली यदि इसको देखा जाए, रेट लो के हिसाब से देखा जाए, रेट लो के आधार पर यदि इसको एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो आप पाओगे रिएक्शन रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट NO2 टू द पावर 1 और F2 टू द पावर 1। आप बोलोगे सर NO2 टू द पावर 1 कैसे हुआ, जबकि NO2 टू द पावर, तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ तो 2 होना चाहिए जैसे यहाँ पर है, बोलेंगे ना आप, लेकिन यहाँ आपका 2 नहीं है, यही सही है, ये गलत है। तो फिर बोले, फिर आप कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको तो नहीं लिखा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमने इसे लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पर इसको हम नहीं लिखे हैं, हम लिखे हैं इसको रेट लॉ के आधार पर लिखे हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए मैं बताता हूँ। एक्चुअली में जब हम एक्सपेरिमेंटली में आए तो जैसे ये रिएक्शन आप देख रहे हैं 2NO2 प्लस F2 टू 2NO2F, ये एक सिंगल स्टेप में आप रिएक्शन को देख रहे हैं, लेकिन यदि हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म को देखें, रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब कि इस रिएक्शन को हम स्टेप वाइज देखें, स्टेप वाइज करके देखें तो हम पाएंगे कि इसके कुछ इस तरह के स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप NO2 प्लस F2 रिएक्ट होके NO2F और F मिला, दिस इज द नेसेंट फ्लोरीन एज एटॉमिक फॉर्म ऑफ फ्लोरीन। अब जब भी कोई नेसेंट फ्लोरीन मिलेगा तो उसकी रिएक्शन बहुत ही मतलब ये अनस्टेबल होगा। तो ये प्रोसेस जो हुआ स्टूडेंट इनिशियली स्लो स्टेप में हुआ, मतलब इस रिएक्शन को होने में थोड़ा टाइम लगा, ओके। लेकिन फिर क्या हुआ स्टूडेंट, जब ये F नेसेंट फ्लोरीन के फॉर्म में रिलीज हुआ तो यही नेसेंट फ्लोरीन काफी एक्टिव होकर अगले अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NO2 के साथ रिएक्ट करके फाइनली आपको NO2F देगा, यानी ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। टोटल ओवर ये हमारा फास्ट स्टेप हुआ। फास्ट स्टेप क्यों? चूंकि ये फ्लोरीन जो है नेसेंट फ्लोरीन है, यानी कि एटॉमिक फॉर्म ऑफ फ्लोरीन है, और जो नेसेंट फ्लोरीन होगा वो काफी अनस्टेबल होगा, वो अपने स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए NO2 से बहुत ही फास्ट तरीके से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और ये फाइनली आपको NO2F देगा। तो इस सिंगल स्टेप रिएक्शन का यदि हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं तो ये 2 स्टेप में इसकी रिएक्शन कंप्लीट होता है। NO2 plus F2 to form NO2F plus F, this is a slow step, and the second step this another NO2, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो another NO2 के साथ वो फ्लोरीन यानी कि नेसेंट फ्लोरीन तुरंत रिएक्ट करके फास्ट रिएक्ट करके आपको NO2F देता है। यदि इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखे, इसको हम दोनों को ऐड कर दे तो यही हमारा होगा NO2 2NO2 F हमारा कैंसर, और ये हमारा F2 और ये हमारा 2NO2F जो हम यहाँ देख रहे हैं। तो बात यहाँ पर ये है स्टूडेंट कि जब रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो तो रिएक्शन रेट जो है फास्ट स्टेप में मेजर नहीं किया जा सकता।
हम फास्ट स्टेप को इग्नोर करते हैं और हम केवल किसको मेजर कर सकते हैं, स्लो स्टेप को मेजर कर सकते हैं। किसको, स्लो स्टेप। जब हम स्लो स्टेप को मेजर करेंगे और फास्ट स्टेप को हम नहीं मेजर करेंगे, तो यानी कि फास्ट स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर नहीं किया जा सकता, तो यदि हम इसका रेट लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम इसका एक्सप्रेशन लिखें तो हम अब लिखेंगे ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट है, दिस इज द NO2F 2NO2F। तो स्टूडेंट रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि NO2 दी पावर कितना है, क्योंकि स्लो स्टेप को बोला था, क्योंकि रिएक्शन रेट स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है, फास्ट स्टेप पर डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह से हो जाएगा NO2 दी पावर 1, क्योंकि यहाँ आपका 1 मोल है, और F2 दी पावर 1, क्योंकि यहाँ भाई फ्लोरीन 1 मोल है। तो हम स्लो स्टेप को लिए हैं, फास्ट स्टेप को नहीं लिए हैं। तो याद रखिएगा जब भी कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग उसका रिएक्शन रेट कुछ और होगा और रेट लॉ के आधार पर उसका रिएक्शन रेट कुछ और होगा। लेकिन ये तभी होगा जब रिएक्शन कोई मल्टी स्टेप में हो, उसकी कोई रिएक्शन मैकेनिज्म हो। समझ में आए मेरी बात? तो आपको आई होप कि आपको ये रेट लॉ का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है और एक्सपेरिमेंटल ये पाया गया कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होता, ये मल्टी स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले वो स्लो स्टेप में होता है, फिर फास्ट स्टेप में होता है, और रेट लॉ जो है वो स्लो रेट को डिटरमाइन करता है, वो स्लो रेट पे उसका रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, फास्ट स्टेप पे डिपेंड नहीं करता। और इस तरह हमारा रेट इक्वल टू हो गया KNO2⁴ और F2⁴ ओके। अब आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया ये रेट लॉ क्या है। तो चलिए अब हम लोग रेट लॉ को स्टेट करते हैं। तो रेट लॉ फॉर ए केमिकल रिएक्शन में हम इसको स्टेटमेंट कैसे देंगे, बहुत ही आसान है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन देखिए AA + B टू फॉर्म प्रोडक्ट, ओके। ये हमारा कोई जनरल रिएक्शन है और इस जनरल रिएक्शन में हम अभी तक जो जानते हैं कि रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन एंड ईच रेज टू पावर ऑफ द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज हुआ है, सही है। बट एक्सपेरिमेंटली, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि आपका जो इट ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन अल्फा कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ A एंड बीटा कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ B। यानी जो हम A और B यहाँ जो लिखे हैं उसमें एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट में A है ही नहीं, B है ही नहीं, वो तो अल्फा और बीटा है। तो इस तरह से हम रेट अब लिखेंगे इस तो लॉ ऑफ मास एक्शन में, अब हम रेट लॉ के आधार पे लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A टू द पावर अल्फा और B टू द पावर बीटा इज इक्वल टू K कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, A टू द पावर अल्फा B टू द पावर बीटा। तो आप बोलोगे सर कि ये अल्फा और बीटा A और B की जगह आपने क्यों यूज किया, समझ रहे हैं ना बात को? इसलिए यूज किया स्टूडेंट क्योंकि थ्योरेटिकल था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल पाया गया कि अल्फा और बीटा के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में इसको लिखा जाए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में अल्फा और बीटा जो होगा A के इक्वल हो भी सकता है या बीटा B के इक्वल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इक्वल कब होगा, यदि वो सिंगल स्टेप में हो। इक्वल कब नहीं होगा, यदि वो डबल स्टेप में हो, ट्रिपल स्टेप में हो, यानी कि मल्टी स्टेप में हो। तो बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो ये जो हमारा A और B जो हमारा वैल्यू हम लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पे जो लिखे हैं, और ये जो अल्फा और बीटा जो पावर लिखे हैं, ये ये क्या बोलते हैं रेट लॉ के आधार पे जो लिखे हैं, इट मे बी इक्वल और इट मे नॉट बी इक्वल। इक्वल कब, सिंगल स्टेप में, कब इक्वल नहीं, जब मल्टी स्टेप में, जब उसका रिएक्शन मैकेनिज्म में स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप वाला मामला हो। तो वेयर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन B है ना, किसका कॉन्सेंट्रेशन A और B का रिस्पेक्टिव, एंड K क्या है हमारे स्टूडेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, ठीक है। द एबव एक्सप्रेशन इज नोन एज रेट लॉ। तो इसी एक्सप्रेशन को कहेंगे, इस एक्सप्रेशन को कहेंगे क्या, रेट लॉ। ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन है और ये हमारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन है। तो कौन सा रियल, मतलब आप किसको ज्यादा प्योर और किसको ज्यादा अच्छा मानेंगे, रियल किसको मानेंगे, जो थ्योरेटिकल है वो या जो एक्सपेरिमेंटल है वो? बिल्कुल सही सोचे आप, सही जवाब आपका एक्सपेरिमेंटल। तो हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, किसके आधार पर, रेट लॉ के आधार पर, ये नहीं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पर। क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में जो वैल्यू आता है जरूर नहीं क्यों सही हो, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें नहीं देता, वो एक थ्योरेटिकल डाटा देता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो AA + BB टू फॉर्म प्रोडक्ट, और इस तरह से रेट इज प्रोपोर्शनल टू K A टू द पावर A और B टू द पावर, बट एक्सपेरिमेंट सॉरी रिपीट हो गया, इसको इग्नोर कीजिए, दो बार हम इसको एक टेक्स्ट डाल दिए हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, किसके बीच, डिफरेंसेस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। हम लोग अभी दो टॉपिक पर बात किए हैं,
रेट कांस्टेंट पर भी बात की है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की कि रेट कांस्टेंट किस वैल्यू पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता, रेट कांस्टेंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन भी आपको हम दिए कि जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यूनिटीज में हो तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कहलाता है रेट कांस्टेंट। तो ये रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों इक्वल होता है कब? जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो। लेकिन दोनों में आखिर डिफरेंसेस क्या है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट? तो चलिए हम इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समझते हैं वन बाय वन। तो चलिए देखिए, एक तरफ हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरे तरफ लिखा हमने रिएक्शन रेट कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट। पहला डिफरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है स्टूडेंट? एक स्पीड है, एक वेलोसिटी है। इट इज द स्पीड विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी किस रेट से, किस रफ्तार से कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन रेट कांस्टेंट एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, जो हमने लॉ ऑफ मास में यूज किया था या रेट लॉ में जो यूज किया था। तो पहला डिफरेंस समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट, it is measured as the rate of decrease of concentration of reactant or the rate of increase of concentration of product with time। बिल्कुल सही, रेट ऑफ रिएक्शन क्या मेजर करता है कि कितने समय के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इस चीज को मेजर करता है। लेकिन रेट कांस्टेंट क्या है? इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन बराबर तब होता है व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी, जब प्रत्येक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितना हो? यूनिटी हो। समझ में आ गया। एंड लास्ट थर्ड डिफरेंस, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। पता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जैसे हमने लॉ ऑफ मास में बताया था या रेट लॉ पे बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन की जैसी होगी उसका रिएक्शन रेट वैसा ही होगा। लेकिन आपको मालूम है कि रेट कांस्टेंट जो होता है कभी भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इट हैज कांस्टेंट वैल्यू एट फिक्स टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर फिक्स है इसकी वैल्यू भी क्या होगा? फिक्स होगा। किसकी वैल्यू? रेट कांस्टेंट की वैल्यू। चलिए, तो आई होप आप लोग को आज का रेट लो और रेट ऑफ रिएक्शन के जो फैक्टर्स है उस पर जो हमने बताया वो आपको क्लियर होगा। हम एक एक करके फैक्टर्स को क्लियर करेंगे। आज हम लोग कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर पर बात कर रहे हैं, कभी और किसी और फैक्टर पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक रेट लॉ। आई होप कि रेट लॉ समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में लोग रेट लॉ की कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, रेट लॉ पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आप लोग को भी देंगे होमवर्क बनाने के लिए, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट सभी को। स्टे होम, सेव लाइफ। अपने क्लासेस की कंटिन्यूटी को इस लॉकडाउन ई पाठशाला से जुड़कर बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।